हेलो दोस्तों। आज की मूवी का नाम है अ जॉम्बी लव स्टोरी। इसमें एक लड़का अपनी कहानी सुना रहा है। लड़के का नाम है मैनुअल। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाते हैं कि मूवी का मेन कैरेक्टर अपनी कहानी सुना रहा होता है। उसका नाम मैनुअल है। कहानी कुछ इस तरह से बात उन दिनों की थी जब वो लंदन से पेरिस अपने जॉब के सिलसिले में जा रहा होता है। तभी उसने स्टेशन पहुंचने के लिए एक बस में बैठा था। वो बस में जैसे ही बैठा उसके बगल में एक लड़की अपने फादर के साथ बैठने के लिए आ गई। वो लड़की छुप कर अपने आंसू पोंछ रही थी। उसी दौरान मैंने उसे तिरछी नज़र से देख लिया होता है। ना चाहते हुए भी मैंने अपने टिकट के ऊपर डोंट क्राई लिखा और सबकी नज़रों से बचाते हुए उसको दे दिया। वो लड़की वहाँ पे बोली, ये टिकट मेरा नहीं है। मैंने बोला, टिकट के पीछे देखो। उसने टिकट के पीछे देखा और इतना पढ़कर वो हंसने लगी और टिकट अपने पास रख लिया। मैं आगे चला गया। कुछ टाइम के बाद मैं पेरिस पहुंचा और जैसे ही मैं ट्रेन से उतर रहा था एक अननोन नंबर से कॉल आता है और हेलो बोलते ही मेरा दिमाग उस बस वाली लड़की की तरफ गया और फ़ोन वाली लड़की ने बोला, पहचाना? मैंने बोला नहीं। उसने बोला, मैंने आपको केवल थैंक्स बोलने के लिए फ़ोन किया है क्योंकि किसी को भी लड़कियों के आंसू नज़र नहीं आते हैं, इसलिए। मैंने तुरंत उसको पहचान लिया और बोला, आप? उसने बोला कि हाँ मैं। फिर उसने मुझे अपना नाम बताया। उसका नाम केट था और यहाँ बातों बातों में ये भी पता चला कि वो पेरिस जा रही थी। दोस्तों टिकट के पीछे मैनुअल ने डोंट क्राई के अलावा अपना मोबाइल नंबर भी लिखा होता है। आगे मैनुअल बताता है कि उसकी बातें स्टार्ट हो गई। बातें मुलाकात और मुलाकात खूबसूरत लम्हों में बदलने लगे और मैनुअल बोलता है, जब से वो मेरी लाइफ में आई है मेरा एक ही काम है, उसकी खुशी के लिए कुछ भी करना। मैंने अपनी लाइफ के बहुत हसीन से पल उसके साथ बिताए हैं जो शायद हर किसी को नसीब भी नहीं होते हैं, लेकिन उसके सपने थोड़े बड़े थे। मुझे पता ही नहीं चलता था कि ये लव स्टोरी आगे कितने दिनों तक रहेगी, कितने महीनों तक रहेगी या कितने सालों तक के लिए रहेगी। यहाँ एक बात और भी थी, उसके चाहने वालों की लिस्ट बहुत लंबी थी क्योंकि वो सच में बहुत खूबसूरत थी और इस लिस्ट की वजह से हमारी दूरियां भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन मुझे बस इतना पता था, मेरी दुनिया वही है। मेरे पास कोई लिस्ट नहीं थी और जो भी लिस्ट थी उसमें केवल उसी का नाम था। कुछ सालों के बाद केट का बिहेवियर कुछ चेंज हो गया था। वो थोड़ा सा अपने पे ज़्यादा ध्यान देती थी और मेरे ऊपर ध्यान भी नहीं देती थी। उसे मेरी इम्पोर्टेंस की कोई कदर ही नहीं थी। इवन तो वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाती थी, मुझे उतना टाइम भी नहीं देती थी जितना वो पहले दे रही होती। शायद वो कहीं और बिजी थी, इस वजह से चीज़ें अब बदलने लगी थी। हम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही थी और हम लोगों की बातें बहुत कम हो गई थी। शायद वो अब मुझसे ब्रेकअप करना चाहती थी, इसलिए वो नए नए तरीके ढूंढती थी, बात ना करना या फ़ोन ना उठाना, बात को टाल कर बाद में बात करने के लिए बोलना। केट ने अपने मोबाइल का नंबर भी इसी बीच चेंज कर दिया था और मेरे पास उसका कोई नंबर भी नहीं था। मैंने कोशिश भी की उससे मिलने की, लेकिन उसने मिलने से भी मना कर दिया। मुझे उसका घर भी पता था, जब कभी भी वहाँ जाता था मुझसे मिलती थी, लेकिन ये मुलाकात धीरे धीरे कम होने लगी थी, जिसकी वजह से अब मुझे लगने लगा था कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने वाला है। इसी ईयर में पूरी कंट्री में वायरस की दहशत का माहौल था। कोई किसी के भी घर नहीं जाता था, घर से बाहर नहीं निकलता था। ऐसी परिस्थितियों में लोग अपने करीबियों से मिलना चाहते हैं और मेरा सबसे करीबी केवल केट थी। मुझे आज फिर उसकी याद आ गई है क्योंकि माहौल ही चारों तरफ ऐसा है कि सारे लोग सब अपने लोगों को याद कर रहे होते और मेरे लिए तो केवल वही मेरी अपनी थी। मैं बस उसे एक नज़र भर के फिर से देखना चाह रहा था, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए निकल गया। 4 से 5 घंटे का सफ़र तय करते हुए मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। हम दोनों के वो सुहाने पल, वो खूबसूरत से पल जो हमने साथ में गुजारे थे। मुझे आज वैसा ही लग रहा था जैसे वो मुझसे मिलने के लिए आती थी और हम बहुत अच्छा साथ में टाइम गुजारा करते थे। जैसा हम जानते हैं कि कुछ अच्छे पलों के साथ कुछ ख़राब पल भी होते हैं जो हमें ज़िंदगी में हमेशा दर्द देते रहते हैं। मेरे दिमाग में वो पलों के बारे में भी चल रहा था कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया था। उसने मुझे कैसे डिच करने की कोशिश करती थी, कैसे मुझे हेट करने की कोशिश करती थी। ये सारे पल बहुत दर्दनाक थे। इन सब बातों को सोचते हुए कब मैं पेरिस पहुंच गया मुझे पता भी नहीं चला। मैं वहां से उसके घर के पास पहुंचा और उसी रोड पे मैं उसका वेट करने लगा कि कब वो बालकनी में आएगी और कब मैं उसे देख पाऊंगा। लेकिन पूरा दिन गुजरने के बाद भी वो बालकनी में नहीं आई।
केट के ना आने की वजह शायद उसका हॉस्टल में शिफ्ट होना था। ये सारी बातें उसके कॉमन फ्रेंड ने मुझे बताई। यहाँ पे ये भी पता चलता है कि मैनुअल अकेले नहीं अपने फ्रेंड के साथ आया हुआ है। उसके फ्रेंड का नाम मैक है। वो वहाँ से निकलने लगे थे। वो दोनों केट के ना मिलने के बाद वहाँ से निकलने लगे, लेकिन मैक बोलता है कि वो बहुत थक चुका है और वो आज की रात वहीं रुकेगा। दोनों ने मिलकर एक हॉस्टल ढूंढा और वो दोनों रुकने के लिए चले गए। यहाँ ये भी पता चलता है कि केट हॉस्टल में अपने गर्ल्स ग्रुप के साथ रुक गई हुई है और मैक ने वही हॉस्टल सेलेक्ट किया होता है जिसमें वो रुकी होती है। जब हम उस हॉस्टल में चेक इन कर रहे होते हैं तभी मेरे पास से गुजरने की किसी की आहट से मेरे मन में बेचैनी होती है और मैं इधर उधर देखने लगता हूँ और मेरा सिक्स सेंस यहाँ पे सही था। इस बेचैनी की वजह कोई और नहीं, कैट ही थी। वो मेरे बगल से गुजरी थी। शायद उसने मुझे देखा भी था लेकिन अनदेखा कर दिया था। तब मैं मैक को बोलता हूँ हम किसी और हॉस्टल में रुकेंगे, लेकिन मैक यहाँ पे मान नहीं रहा था क्योंकि वो बहुत थका हुआ था और वो एक भी कदम अब आगे बढ़ाना नहीं चाह रहा होता है। पर मैं वहाँ पे रुकना नहीं चाहता था। मैंने अपने दोस्त से झगड़ा करना चालू कर दिया। तभी वो मेरे सामने आ जाती है। मेरा दिल थम सा जाता है। इसी बीच मैक वहाँ से गायब हो जाता है। कैट यहाँ मुझसे बात नहीं कर रही होती है, लेकिन मुझे अपनी आंखों के इशारे से बोल रही होती है कि वो प्लीज़ यहाँ पे कोई तमाशा ना करे। लेकिन उसे पता भी नहीं था कि मैं चाह कर भी नहीं हिल पा रहा था क्योंकि मैं उसको देख के बहुत खुश हो गया था और शायद अपने पुराने पलों में चला गया था। मुझे आसपास के बारे में कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था। काफ़ी कोशिश करने के बाद मैंने केट से बोला हम दोनों कहीं और रुकेंगे, लेकिन उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से चली गई। मेरे आने का मकसद अब यहाँ पे पूरा हो चुका था। मैंने केट को जी भर के देख लिया था। वो आज भी पहले की तरह हार्ट ब्रेकिंग लग रही थी। उसकी ना कही बातों की वजह से मैं बहुत अपने आप को इंसल्ट फील कर रहा था और मैं वहाँ पे बिना मैक के ही निकल गया। वहाँ से निकलने के टाइम पे मुझे अपना दोस्त सैम मिलता है। सैम के साथ हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं और ये भी पता चलता है कि आजकल वो उसी हॉस्टल के आसपास रह रहा है। लेकिन सैम को यहाँ ये नहीं पता है कि कैट भी यहाँ रह रही है। सैम, कैट और मैं, हम तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे। सैम मुझे अपने घर ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन मैं उसको मना कर देता हूँ। तभी हम देखते हैं कि हम रास्ते में जा रहे थे और एक डेड बॉडी हमें दिखती है। सैम उस डेड बॉडी को दफन करने के लिए हेल्प करने लगता है। मैंने भी उसकी हेल्प की होती है। फिर सैम अपने घर चला जाता है और मैं अपने रास्ते पे चला जाता है। अब मैं अकेला था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जाते जाते मैं एक बार फिर उसके हॉस्टल से गुजरता हूं। तभी एक सायरन बजने लगता है। मुझे समझ में नहीं आया वो सायरन किस चीज़ का है, लेकिन आसपास के लोग सारे लोग भाग रहे थे। हमें ये भी दिखाई देता है कि कुछ लोग डॉग्स को मार रहे थे क्योंकि उनका बोलना था कि ये डॉग्स ही हैं वायरस की वजह जो चारों तरफ वायरस फैला रहे हैं। कुछ लोगों की टीम बनी हुई है जो डॉग्स को पकड़ पकड़ के मार रहे होते हैं। तभी एक डॉग मेरे पास आता है। मैं भाग नहीं पाया क्योंकि मैं खुद अपने गम से शॉक था। वो डॉग मेरे पास आया और वहीं बैठ गया। उस मुझे कुछ भी नहीं किया। तभी मैंने देखा केट अपने ग्रुप की लड़कियों के साथ कहीं जा रही होती है। शायद वायरस की वजह से वो भी अपना हॉस्टल छोड़ के घर की तरफ जा रही होती है। लेकिन जैसे ही केट ने मुझे दोबारा रोड पर देखा, वो वापस अपने हॉस्टल चली जाती है। मैं रोड पर दिन भर एक ब्रेड की तरह सीख चुका था और वायरस से बचने के लिए मेरे पास कोई जगह भी नहीं थी। लेकिन उसने मुझे हॉस्टल के अंदर नहीं बुलाया और शायद मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। लेकिन मुझे लगता था कि वो इतनी भी कठोर नहीं हो सकती है, मुझे ज़रूर वापस बुलाएगी। मैं उसी हॉस्टल में रुका था क्योंकि हमारा सामान भी वहीं था। वो हॉस्टल सेफ था क्योंकि वहाँ विंडो एंड डोर में ग्रिल लगी हुई थी। मैं तब भी उस हॉस्टल के सामने देखते देखते बैठ गया। रोड सुनसान थी और कोई भी अब दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा मन बोल रहा था कि वो ज़रूर आएगी मुझे बुलाने के लिए, लेकिन वो नहीं आई। तभी देखते ही देखते वहाँ पे कुछ इन्फेक्टेड डॉग आ जाते हैं और वो उसी बिल्डिंग के सामने रुक जाते हैं। उस बिल्डिंग में एक आदमी था जिसने कुछ खाने के लिए फेंका था। शायद वो मेरी तरफ आके गिरा था और वो मुझे बचने के लिए इसने दिया था। शायद इसलिए कि मैं उन डॉग्स को चीज़ें खिला दूंगा तो वो मुझे हर्ट नहीं करेंगे। तभी मेरे आंखों के सामने पूरे एरिया पे एक अजब सी लाइट फैल गई होती है। शायद ये लाइट डॉग्स को मारने के लिए थी या फिर इन्फेक्टेड लोगों को मारने के लिए थी। लेकिन इस लाइट का असर कुछ और ही होता है। जो लोग इन्फेक्टेड थे उनके अंदर एक अजब सी पावर आ गई थी, कुछ सुपर नेचुरल पावर। उनके पास बहुत ताकत हो गई थी। वो ताकत अब मैं फील कर रहा था, जिससे मुझे पता चला कि मैं भी इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। मैं जानता था कि अगर मैं इन्फेक्टेड हो गया हूँ तो मैं शायद जॉम्बी की तरह बन जाऊँ। उस केस में अगर मैं
केट के पास पहुंचा तो शायद उसको हर्ट कर सकता हूँ, तो मैंने अपने जॉम्बी बनने से पहले मैं उसके पास जाता हूँ। मैं 3 मंजिले की इमारत में उस ग्रिल के सहारे चढ़ जाता हूँ। मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैंने ग्रिल तोड़ के उसके डोर के पास पहुंचा। जैसे मैंने डोर ओपन किया, मैंने वहाँ से मैक को और उसका सामान बाहर किया। तभी मेरे मन से एक आवाज़ आई कि अगर ये ग्रिल्स मैं तोड़ता रहा तो कोई ना कोई और इन्फेक्टेड आदमी आके केट को नुकसान पहुंचाएगा। मैं केट को छू के उसे गुड बाय बोलने का चाहता था, लेकिन मेरा मन बोला कि अगर मैंने इसको छुआ तो ये भी इन्फेक्टेड हो जाएगी और इसका भी हाल वही होगा जो मेरा होने वाला था। मैंने दीवार में उसके लिए एक मैसेज छोड़ा कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा, और वो गेट लॉक किया। उसके बाद मैंने ग्रिल को बहुत अच्छी तरह से फिक्स किया जिससे कोई और आके उसे निकाल ना पाए, और वापस हॉस्टल के बाहर रोड में पहुंच गया। यहाँ पे उसे पता चल रहा था कि गवर्नमेंट के लोगों ने एक केमिकल बॉम्ब बनाया है और उस लाइट की वजह से जो नॉर्मल आदमी हैं वो फ्रीज हो जाएंगे और इन्फेक्टेड लोग ही केवल मूवमेंट कर पाएंगे। इसी वजह से कैट और उसके दोस्त लोग वहाँ पे सब फ्रीज हो चुके थे, यहाँ तक कि मैक भी फ्रीज था। मुझे पता चल चुका था इस लाइट की वजह से मैं भी अब सेलेक्ट हो चुका था मरने वालों की लिस्ट में। तभी मैं वापस जाके उसी जगह पे बैठ जाता हूँ जहाँ पे कैट ने मुझे आखिरी बार देखा था, और मैंने यहाँ पे अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे मन में यही चल रहा था, चाहे कुछ भी हो मैंने कैट को सेव कर दिया है और उसकी याद अब मेरे लाइफ के ख़त्म होने तक रहेगी और मैं आराम से मर सकूँगा। उसकी याद को हमेशा के लिए अपने साथ लेके जाऊँगा। और दोस्तों, यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको